हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम TRGNV ओरी का जो आपका बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इन सब में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं इनके एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 कर लिया है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1950 टू 1990 के बीच का। तो देखते हैं इसका पहला एक्सरसाइज। जैसे कि आपको पता ही है कि पहला एक्सरसाइज तो हमें MCQ दिया हुआ रहता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम Owing to the technical reform, productivity in agricultural sector has tended to, यानी कि जैसे ही आप टेक्निकल रिफॉर्म करेंगे अपने लैंड में तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप टेक्निकल रिफॉर्म डालेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो राइज करेगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड नंबर है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग रेफर टू, यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब है कि जो आपका होल्डिंग है, होल्डिंग का मतलब यहाँ पर आपका जो लैंड है वो उसका कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे चीज़ों को आपस में अगर आप जोड़ेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेशन, ठीक है। देखते हैं इसका मतलब क्या है। कन्वर्शन ऑफ स्केटेड इनटू अ यूनिफाइड होल्डिंग, बिल्कुल जो छोटे छोटे हैं आपके होल्ड्स उसको क्या होगा, एक यूनिफाइड होल्डिंग बनेगा वो, जैसे कि मैंने ये बताया आपको। ऑप्शन नंबर बी भी देखते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज दिख रहा है। टेक ओवर स्मॉल होल्डिंग बाय द गवर्नमेंट, स्मॉल होल्डिंग गवर्नमेंट ले लेगी, नहीं। प्रोविजन ऑफ इनपुट फॉर, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ लीड टू, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर को बहुत कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो क्या होगा। राइज इन फैलविंग, फॉल इन फैलविंग, राइज इन ग्रोस एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो देखिए आप, फैलविंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बंजर जमीन, ठीक है, तो जो कि धीरे धीरे क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो आप जितना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे आपका जो मतलब कि आपकी ज़मीन की क्वालिटी है, आपका जो होल्डिंग है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे फॉल कर जाएगी। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा राइज इन फैलविंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है उसका कैरेक्टर कैसा है। स्पर्ट्स इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्या क्रॉप प्रोडक्टिविटी में उछाल देखने को मिला है, तो बिल्कुल ये तो सही है, ऑल ऑफ दीज है ना। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज, क्या आपकी मतलब जो भी जितना भी एकड़ आपके पास लैंड है क्या उसमें प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है, राइज हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है, ठीक है। HYV सीड्स के कारण, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी हुई है ना। नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हाँ तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी हमारी सेल्फ सफिशिएंसी हुई है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। तो यहाँ पर हो जाएगा तीनों ही ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन का लिमिटेशन पूछा गया है। तो अनइवन स्प्रेड, हाँ ये तो है एक, मतलब कि कहीं पर ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा डेवलप किया है जबकि कहीं पर बिल्कुल भी नहीं, तो ये तो एक है। नेक्स्ट देखेंगे चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, जो फार्मर्स का आउटलुक है यानी कि फार्मर्स का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आउटलुक उनका कैसा हुआ है, चेंज हुआ है, मतलब बेहतर हुआ है। तो ये तो पॉजिटिव साइन हुआ ना, इसमें लिमिटेशन की बात तो नहीं हुई है। नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये भी पॉजिटिव बात है, ये कोई लिमिटेशन कैसे हो सकता है। और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी सही बात है, मैकेनाइजेशन करके तो जो प्रोडक्शन है वो इनहेंस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनइवन स्प्रेड, यानी कि आप देखेंगे तो किसी स्टेट में बहुत ही ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट है और किसी स्टेट में बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन होल्ड इज कॉल्ड, यानी कि कितना मैक्सिमम लैंड एक इंडिविजुअल या फिर फैमिली होल्ड कर सकता है, उसे हम कहेंगे लैंड सीलिंग, ठीक है। अपर लिमिट जो है हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड का। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपने डिमांड एंड सप्लाई में भी पढ़ा होगा ना, ये जो सीलिंग वर्ड है ये वर्ड तो हमारे लिए नया नहीं है, तो इसलिए मैं इसे अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ वरना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 लेड एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जॉइंट, तो जो 1956 है इस वक्त तो ओनली पब्लिक सेक्टर चलता था, प्राइवेटाइजेशन की कोई बात नहीं हुई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का आपसे कैरेक्टर बोला गया है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज अ लेबर इंटेंसिव, बिल्कुल लेबर इंटेंसिव होती है, क्योंकि कैपिटल की कमी होती है ना वहाँ पर, तो इसलिए ज़्यादातर काम लेबर के द्वारा करवाए जाते हैं। SSI शोज़ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ मतलब इन्वेस्टमेंट कम होता है तो वो अपने लोकेशन को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ अपना सेटअप चेंज कर सकते हैं, जबकि लार्ज स्केल में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो बी नंबर यहाँ पर है, बी नंबर भी करेक्ट है। नेक्स्ट है SSI इज ए कैपिटल, नहीं कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती, उनके पास कैपिटल बहुत कम होता है, तभी तो वो जो है वो लेबर इंटेंसिव कहलाता है। तो सी नंबर तो नहीं होगा, डी है, ए हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ बिटवीन द पीरियड 1950 टू 1990 फोकस ऑन, ये किस पर फोकस था, तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, लीडिंग रोल ऑन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर बोथ ए एंड सी हो जाएगा। देखिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हमें इम्पोर्ट नहीं करना है, उसके सब्स्टिट्यूशन में हम अपने डोमेस्टिक एरिया में ही प्रोडक्शन कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और ये उस वक्त तो होता ही था, ठीक है, कि हम एक्सपोर्ट इनहेंस को तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते थे, मतलब उस टाइम पीरियड में, बल्कि हम क्या करते थे कि जितना जो भी हम इंपोर्ट करना पड़ रहा है उसका हम सब्स्टिट्यूशन निकाल दें, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू। तो ये तो होता ही था। और लीडिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर ये भी था बिल्कुल, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज। इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो ये होती है 1 करोड़ 5 करोड़, लेस देन 10 करोड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, द बेसिक आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज 2, द बेसिक आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है, बेसिक आइडिया बोला है आपसे, इंश्योर इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। सेकेंड है मतलब सी नंबर में है इनकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए बेसिक आइडिया जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, उसका जो बेसिक आइडिया था वो यही था कि जो बैकवर्ड रीजन है, जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, ठीक है, अभी वहाँ तक बिल्कुल भी ग्रोथ या डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है, वैसे वैसे जगह पर हम इंडस्ट्री को सेटअप करें, जिससे इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी ही, साथ ही वो वाला एरिया भी डेवलप करेगा, वो बैकवर्ड एरिया भी डेवलप करेगा। ये मतलब लाइसेंसिंग का बेसिक आइडिया था, बेसिक पॉलिसी यही थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि SSI आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो SSI है उसका कैरेक्टर पूछा है आपसे, अभी तो हमने कुछ टाइम पहले SSI के से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था। SSI इज़ अ लेबर इंटेंसिव एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, हाँ ये तो सही है, अभी हमने पढ़ा था। SSI शोज द लोकेशन, हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन है क्या, SSI नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी रिलाई ऑन। जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी होती है, इसका मतलब भी वही होता है जी। इनवर्ड का क्या मतलब होता है, इनवर्ड का मतलब है कि हम अपने आप में ही सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके डेवलपमेंट लाना चाह रहे हैं या फिर ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, हम एक्सपोर्ट की कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं होगा, ये इनवर्ड है ना, मतलब अपने डोमेस्टिक एरिया के अंडर में ही, तो ये हो जाएगा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन डायरेक्टली राइज, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रेड प्रोटेक्शन डायरेक्टली रेज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। यहाँ पर बोला गया है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन डायरेक्टली रेज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इम्पोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट सब्सिडी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इम्पोर्ट टैरिफ। इम्पोर्ट टैरिफ लगाने से क्या होता है कि जो प्राइस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, जिसके कारण से जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्ट है ना, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उन सबको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। कब, जब हम इम्पोर्ट टैरिफ लगा देते हैं। नेक्स्ट है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज विल बी क्लासिफाइड अंडर द सनराइज इंडस्ट्री प्रायर टू 1991, यानी कि 1991 के पहले कौन सी इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता था। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। क्यों, आपको याद होगा, मतलब आप तो 90s के बच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90s के बाद से ही धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स
मार्केट में, मतलब मार्केट में तो पहले से था, लेकिन जनरल पब्लिक के हाथ में आना शुरू हुआ, घर घर में लगना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसे, तो जो इंडस्ट्री नया नया सेटअप होती है, नया नया ग्रोथ देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री। तो इसलिए 1991 के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को हम लोग बोलते थे सनराइज इंडस्ट्री। चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।